शिव आलम, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं प्रथम चैप्टर यानी कि शीत युद्ध का दौर। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने एक एक टॉपिक को कहानी बाई समझा था। आज हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर समेटने की कोशिश करेंगे। 20 ऐसी घटनाएं मैं लेकर के आया हूं उस अध्याय से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। एक एक को संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शीत युद्ध का। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ। तो शीत युद्ध का जैसे ही हम लोग जिक्र करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें सामने आता है, यानी कि जैसे ही हम बात करते हैं शीत युद्ध की तो इसमें हम देखते हैं कि ये दो शब्दों से मेल करके बना हुआ है, एक युद्ध और एक शीत। शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब होता है ठंडा, युद्ध का मतलब होता है वॉर, यानी कि जहां पर खून खराबा होता है, इस तरह का जो सिनेरियो होता है उसको हम बोलते हैं युद्ध। लेकिन यहाँ पर ठंडा युद्ध कुछ अटपटा सा वर्ड लगता है। तो ठंडा युद्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक ये चला, यानी कि अगर हम बात करें शीत युद्ध की तो 1945 से लेकर के 1991 तक एक ऐसा सिचुएशन बना रहा जिसमें कोई युद्ध तो नहीं होता है लेकिन युद्ध होने की संभावनाएं अधिक रहती है। अर्थात युद्ध वाली स्थिति तो बनती है लेकिन उसका तासीर जो है वो ठंडा रहता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं शीत युद्ध, यानी कि युद्ध भी हो रहा है, युद्ध होने की आशंकाएं भी बनी हुई है लेकिन उसका जो तासीर है वो ठंडा रहा। तो इसको डिफाइन कैसे करें? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में होने वाले एक ऐसे संघर्षात्मक वातावरण है या एक ऐसे संघर्षात्मक स्थिति है जिसमें दोनों ही देशों के बीच में हमेशा विचारधाराओं की लड़ाई, हमेशा सैनिक गठबंधन बनाने की लड़ाई, हमेशा ही दोनों के बीच में संघर्ष स्थापित रहता है, परंतु कोई भी पूर्ण रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। एक बार फिर से देखिएगा, शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्षात्मक वातावरण बना रहता है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, सैनिक गठबंधन बनाने की होड़ होती है, परंतु कोई भी पूर्ण रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध, यानी कि युद्ध होने की आशंकाएं बनी हुई है परंतु कोई भी पूर्ण रक्त रंजित युद्ध नहीं हो रहा है। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में हम लोग ये जानना है कि ये है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि क्यूबा जो है एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो हमने एक अलग से ही एक क्यूबा के मिसाइल संकट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम इतना चर्चा करेंगे कि क्यूबा जो है वो अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये है अमेरिका के पास लेकिन ये सोवियत संघ की विचारधारा को मानता है, यानी कि क्यूबा जो है आप ये मान लो कि ये अमेरिका है, यहाँ पर क्यूबा है, ये सोवियत संघ है, यानी कि यूएसएसआर और ये है हमारा क्यूबा। तो क्यूबा है इसके पास लेकिन ये मानता है इसकी विचारधारा को, यानी कि ये साम्यवादी विचारधारा को मानता है। तो ऐसा लगा यहाँ निकिता क्रुश्चेव उस समय जो राष्ट्रपति हैं, तो निकिता क्रुश्चेव को लगा कि यदि अमेरिका जो है वो यहाँ का फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट अगर करता है, क्योंकि उस समय जोर तोड़ की राजनीति चल रही थी, तो ये चाहता भी इसको तख्ता पलट करने की और अपनी सरकार स्थापित करने की। तो इसने सोचा कि अगर मैं ये तख्ता पलट करता है तो मैं अगर यहाँ से हमला करूँगा तो मेरे को बड़ी रेंज वाली मिसाइलें चाहिए जिससे कि इसको मैं बर्बाद कर सकूँ। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाए, यानी कि एक ऐसी स्थिति बनाया जाए, या फिर क्यों ना क्यूबा को जो है वो एक सैनिक अड्डा के रूप में बदल दिया जाए ताकि यहाँ से फटाफट हम अमेरिका के ऊपर हमला करें और हमला करके उसको अपने में मिला लें। तो इसीलिए यूएसएसआर के निकिता क्रुश्चेव ने ये 1962 में
यहाँ पर सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया। और इसी सैनिक अड्डा के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मिसाइलों को, यानी कि इन्होंने भी क्या किया, अमेरिका ने भी अपनी मिसाइलों को यहाँ लगा दिया, उसका रुख सोवियत संघ की तरफ कर दिया। यहाँ से मिसाइलें जो है वो जहाज के माध्यम से जो है वो आ रही हैं। तो इन चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा था कि दोनों ही देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा। इसी स्थिति को क्यूबा का मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1962 में उत्पन्न क्यूबा का मिसाइल संकट, यानी कि 1962 के अंदर क्यूबा के अंदर मिसाइलों को तैनाती करने के कारण जो समस्या उत्पन्न हुआ था उसको क्यूबा का मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, 1962 के अंदर क्यूबा में मिसाइल तैनात करने के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट को क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगले हम चर्चा करते हैं अवरोध। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, अवरोध। अवरोध ही एक ऐसा कारण है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अवरोध की नीति ही शीत युद्ध की तासीर को ठंडा बनाए रखा। होता क्या है, मान लो कि ये ए एक ताकतवर देश है और बी भी एक ताकतवर देश है। ए के पास भी जो है वो मिसाइलें हैं बहुत सारी, और बी के पास भी जो है वो मिसाइलें हैं। दोनों के पास जो है वो परमाणु हथियार है। इसको भी मालूम है कि यदि मैं इसके ऊपर हमला करता हूं बी के ऊपर, तो बी भी मेरे को हमला करके बर्बाद कर सकता है। अर्थात यदि दो ताकतवर व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो दोनों को ही हानि होने की संभावनाएं पूर्ण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि ए बी पे हमला करता है तो बी के पास भी इतना पावर बच जाएगा कि ये वापस हमला करके ए को बर्बाद कर सके। इसी को हम बोलते हैं अवरोध। यानी कि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति के पास एक परमाणु हथियार है और वो अगर हमला करता है दूसरे के ऊपर, तो दूसरे के पास इतना हथियार बच जाएगा कि वो हमला करके पहले वाले को बर्बाद कर सके। इसी को बोलते हैं हम अवरोध, रोक और संतुलन। यही कारण था, क्योंकि मालूम है अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार है और सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार है, तो इसीलिए सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते थे आपस में परमाणु युद्ध करना। और इसलिए भी नहीं क्योंकि अगर अमेरिका करता तो सोवियत संघ भी हमला करके अमेरिका को बर्बाद कर सकता था। इसीलिए दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियारों से हमला करना नहीं चाहता था। तो इसी को हम बोलते हैं अवरोध, रोक और संतुलन की नीति, जिसने शीत युद्ध की तासीर को ठंडा रखने में बहुत अहम भूमिका निभाया। अगले हम चर्चा करते हैं मित्र राष्ट्र। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर लेते हैं, उसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र दोनों ही आ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। ये जो है दो अलायंस हम बोल सकते हैं, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। हाँ, तो 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में जो है वो क्या चल रहा है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा है, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो आरंभिक कालों में जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देश जो हैं ये दोनों ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अगर 1941 के आसपास अगर देखें तो 1941 के आसपास जो है अमेरिका जब पर्ल हार्बर पे हमला होता है उसके बाद जो है अमेरिका कूद जाता है और लगभग उसी टाइम जो है वो सोवियत संघ भी आ जाता है। तो ये चार कंट्री हो गए हमारे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, जो कि मित्र राष्ट्रों की क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। ध्रुवीय राष्ट्रों की हम देखें तो ध्रुवीय राष्ट्र जो है इसके अंदर तीन देश हैं जो इसका अगुवाई कर रहा है। एक को हम बोलते हैं इटली, जर्मनी और जापान। तो ये तीन देश हैं
इटली, जर्मनी, जापान जो धुरी राष्ट्रों के साथ है, जो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा है, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहा है। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से ही वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेलिंग जो है वो उसमें मिल जाएगा। हमें इसमें इतना देखना था कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से कंट्री है। तो मित्र राष्ट्र के अंदर जो है वो ये 4 कंट्री हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। जबकि धुरी राष्ट्रों की अगर बात करें तो धुरी राष्ट्रों के अंदर जो है इटली, जर्मनी और जापान, ये हमारे 3 कंट्री हैं जो इनका नेतृत्व कर रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 1945 तक ये चलता है, दूसरा विश्व युद्ध। अब अगला जो हमारा टॉपिक है लिटिल बॉय और फैट मैन, वो सेकेंड वर्ल्ड वार से ही निकला हुआ है। हम देख लेते हैं एक बार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो रहा था, यानी कि लगभग समापन पर था, जापान जो है वो अब आत्मसमर्पण करने वाला था, उसी समय अमेरिका के द्वारा जो है जापान के 2 शहरों पर आप देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी, यानी कि ये अगर हम बात करें 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, ये 2 डेट जो है वो जापान के लिए बहुत ज़्यादा त्रासदी भरा था। और अमेरिका के द्वारा जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर, हाँ यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पर है हिरोशिमा यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये दोनों जापान के शहर हैं, दोनों जापान का है, जापान। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। और इसी परमाणु बम का नाम था जो यहाँ से गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, उसको हम बोलते थे लिटिल बॉय, यानी कि लिटिल बॉय। और जो जापान के नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। यानी कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया बम को लिटिल बॉय के नाम से यानी कि कूट नाम से जाना जाता था, और जो नागासाकी पे बम गिराया गया उसको फैट मैन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया, और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो है वो नागासाकी के नाम पर फैट मैन के नाम से नागासाकी के ऊपर जो है वो बम गिराया जाता है। और 15 अगस्त 1945 को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है आधिकारिक डिक्लेरेशन हो जाता है कि अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो गया। यानी कि 15 अगस्त 1945 को जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो जाता है। तो ये 2 सिर्फ बम का नाम था और ज़्यादा इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से 2 कूटनीतिक या नाम था ये, और इसी नाम से जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो बम गिराया गया था। ये बम क्यों गिराया गया था, क्या कारण था, इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अगला हम बात करते हैं 2 ध्रुवीयता। 2 ध्रुवीयता शीत युद्ध का एक अगला पार्ट है जहाँ से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है। यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार अंत होता है वहीं से 2 ध्रुवीयता का आरंभ होता है। देखिए 2 ध्रुवीयता वर्ड ही अगर हम देखते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ध्रुवीयता 2 का मतलब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि 2 कोई चीज होगा। ध्रुव अगला वर्ड अगर हम इसमें मिला दे तो पता चल जाएगा कि 2 ध्रुव, यानी कि विश्व के अंदर कोई ऐसी 2 धुरी है जहां पर पूरा विश्व जो स्पष्ट रूप से बटा हुआ हो। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों का, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका, ये 2 धुरी का इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जब 1945 के बाद जब शीत युद्ध आरंभ होता है तो 1948 के आसपास जो है स्पष्ट रूप से इन दोनों के अंदर जो है विभाजन हो जाता है।
पूरा विश्व जो है वो दो धुरी के अंदर जो है वो बट जाता है। बहुत सारे छोटे देश जो है वो सोवियत संघ के साथ और बहुत सारे छोटे देश जो है वो अमेरिका के साथ मिल जाता है। लेकिन इसका स्पष्ट विभाजन अगर हमें देखना है तो वो स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है यूरोप के अंदर। यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है वो चला जाता है सोवियत संघ के साथ, यानी कि पूर्वी यूरोप जो है वो सोवियत संघ के साथ आ जाता है और जो पश्चिमी यूरोप है, यूरोप का जो पश्चिम का हिस्सा था वो आ जाता है अमेरिका के साथ। यानी कि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के साथ और पश्चिमी यूरोप आ जाता है अमेरिका के साथ। यही कारण है कि इन दोनों गठबंधनों को हम इसको बोलते हैं पूर्वी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन, और इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गठबंधन, क्योंकि पश्चिम यूरोप जो था वो अमेरिका के साथ आ गया, इसीलिए हम इसको पश्चिमी गठबंधन, और उसको क्योंकि यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था वो सोवियत संघ के साथ चला गया, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। आगे चल करके यही पश्चिमी गठबंधन जो है 1949 के अंदर इन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया और संगठित करके एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है नाटो। यानी कि पूर्वी गठबंधन ने ही अपने आप को जो सम्मिलित करके एक संस्था बनाया, अमेरिका ने बनाया, उसी को हम लोग बोलते हैं नाटो। तो आइए देखते हैं नाटो के बारे में। अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैनिक गठबंधन, उस समय का सबसे बड़ा एक सैनिक गठबंधन था जिसको अमेरिका ने बनाया था, नाटो। अगला टॉपिक ही हमारा है नाटो। आप देखेंगे तो अगला टॉपिक हमारा है नाटो। तो नाटो की स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जो बेल्जियम है और नीदरलैंड है, इन 4 कंट्रियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ था। वो संगठन भी सोवियत संघ के प्रभाव को या साम्यवादियों के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। परंतु जब बर्लिन के अंदर जब सोवियत संघ ने अपना दबदबा बढ़ा दिया, तब अमेरिका को हार मान करके 1949 के अंदर जो है वो नाटो की स्थापना कर देनी पड़ी। यानी कि इसके अंदर टोटल जो देश उस समय शामिल थे वो 12 देशों को मिला करके बनाया गया। यानी कि 12 देशों ने मिल करके 1949 के अंदर एक संगठन बनाया जिसको हम बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, संधि संगठन। यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जो है वो अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बना दिया जिसके अंदर 12 देश शामिल था। इसका उद्देश्य था कि अगर इन 12 में से किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो सभी 12 के 12 देश उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी मिल करके जो है वो उसका सामना करेंगे। पहला तो उद्देश्य यही था, और दूसरा उद्देश्य था आपस में जो है एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ाना। तो ये एक संगठन था जिसका नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। इस समय जो है इसमें लगभग 30 देश है नाटो के अंदर, और आज भी नाटो जो है वो काम कर रहा है और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है नाटो को खोना। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो इसकी डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। लेकिन आपको इतना जानना बस ठीक रहेगा कि नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। और 12 देश मिलकर के इसको बनाया था उस दौरान, और उद्देश्य इसका था कि अगर 12 में से किसी के ऊपर भी हमला होता है तो सभी अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी मिलकर के जो है उसका सामना करेंगे। इसका नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा है। इसकी जो वो है हेडक्वार्टर की अगर बात करें, इसकी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। तो इतना आपको जान लेना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के बारे में,